अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक मेथड था जिसका नाम क्या था? हाँ जी, डेफिल मेथड। याद आ रहा है? डेफिल मेथड था ना? डेफिल मेथड, सही जी। डेफिल मेथड के अंदर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड चीज़ें सीखी थी, ये भी आपको याद होगा। तो जब डेफिल मेथड में आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है और वो कंट्रीब्यूशन कहा जाए कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या बनती है? नहीं, गलत। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो आप सिंपल कैश को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं तो अभी रिपोर्टिंग पे आया ही नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग आती है या नहीं आती, सवाल पहला ये है। सही जी। दूसरा केस, आपको पैसे मिले, कंट्रीब्यूशन मिला, सही जी, किसी भी मद के अंदर, यानी आपको वहाँ के मेंबर्स ने दिया या किसी एक्सटर्नल पार्टी ने दिया, वो आपको कह रहा है कि भाई आपने ये पैसे लेने और करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना है। हाँ जी, तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसका? बैंक तो हो गया डेबिट, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड? नो, लायबिलिटी में नहीं जाएगा, इनकम में जाएगा। क्योंकि अगर आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिले हैं तो वो एक्सपेंसेस आप इंकर कर चुके होंगे और ये डेफर्ड में रखने की कोई नीड नहीं है। तो ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो गया दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का। यहाँ तक भी क्लैरिटी होनी चाहिए। सही जी। मैंने अभी अगेन कहा था, अभी तो मैं खाली रिपोर्टिंग पे नहीं आया, मैंने सवाल ये बैठ के कोई रात को 3 घंटे में बनाया है। कहने को मैंने एक पेज पे रखा है या आधे पेज पे, बट दिस इज़ वेरी ट्रिकी। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपने इसकी अप्रोच को लेके कैसे चलना है। एक और स्टेप आगे लेके जाता हूँ। मैंने आपसे एक सवाल ये पूछना है कि आपको किसी ने पैसे दिए, यानी एनपीओ को, एएस एनपीओ को किसी ने पैसे दिए और ये कहा कि भाई आपने ये पैसे लेने, सही जी, और इसके प्रिंसिपल अमाउंट को यूज़ नहीं करना, इससे जो कमाई आएगी उसको यूज़ करना है। बैंक डेबिट हो गया और इंडोमेंट फंड क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसके अंदर आप कहते हैं कि रिसोर्सेज हैज़ टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, वो प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ नहीं होनी चाहिए। चलो एक और चीज़ सिखाओ, मतलब क्योंकि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर उसको अप्लाई करेंगे। जब आपको वो पैसे मिले तो वो इंडोमेंट फंड में चले गए, दैट इज द जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड? स्पेसिफिक फंड, पक्की बात है। वो जनरल फंड से क्या होगा? अलग होगा। तो चलो अगर मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी इनकम कमाई, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी? अब यही तो रिवीजन है। हाँ जी, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जाएगी? नो, वो एंडोमेंट फंड में ही जाएगी डायरेक्ट, वहीं भी पार्क होगी, क्योंकि वो पैसे जनरल खर्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी वहाँ जाता है, वहाँ की इनकम भी वहीं जाती है। तो दिस इज़ अ बेसिक रिवीजन। दूसरा केस मुझे बताएं, मैंने उसी पैसों में से कुछ खर्चा किया, अब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या वहीं पे ही जाएगा? तो यानी वहां के पैसे आएंगे भी वहां पे, जाएंगे भी वहां से। चलो एक और चीज, एनपीओ को पैसे मिले फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ लैंड, फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ लैंड, दैट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, दैट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। आप लोग मुझे बताएं कि अगर मुझे पैसे मिले फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड और मैंने लैंड अब तक खरीदा नहीं है, तो व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? रिपोर्टिंग पे बाद में आते हैं। हाँ जी, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? नो, बैंक हो गया डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? नहीं, कंट्रीब्यूशन करोगे तो इनकम हो जाएगी। यू नीड टू पार्क इट इन योर डेफर्ड, यू नीड टू पार्क इट इन योर डेफर्ड टिल द टाइम आप लैंड परचेज ना कर लें। चलो मैंने लैंड फंड नहीं, गलत, डेफर्ड, दैट इज द डेफल थिंग, क्योंकि अभी आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की है। आपने कहा डेफर हो गया, मान ली मैंने बात, फिर मैंने कहा कि चलो भाई आपने लैंड परचेज कर ली, तो आपने उसकी एंट्री बनाई होगी बैंक क्रेडिट, लैंड डेबिट। अब जो डेफर्ड पड़ा हुआ है उसका क्या करूं? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं जो अमोर्टाइज होगा, मतलब लॉजिकल बात है ना, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं जो क्या हो,
अमोटाइज हो, यानी हर साल में उसमें से ट्रांसफ़र करूँ, ऐसा ही है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद कि आप इसको एक स्पेसिफिक फंड में ले जाएंगे, यानी नेट एसेट्स में ले जाएंगे, एक अलग से फंड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम नाम देंगे लैंड फंड। ये कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रूट नहीं होता, ये दिस विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टली इंक्रीज इन नेट एसेट्स। तो आपने लाइबिलिटी को ख़त्म करके एक फंड में ले जाना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर इनकम। अब सीधा सीधा वहाँ लेंगे, क्योंकि कभी भी इसका इम्पैक्ट पीएनएल में नहीं जाएगा। पर हाँ, आपका राइट है आप इसको नया फंड बना दें अपना। यहाँ तक भी क्लैरिटी होनी चाहिए। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं, आपको पैसे मिले, और आपको पैसे मिले हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल एसेट दैट इज ऑफ डेप्रिशिएबल नेचर। पैसे मिले, क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक डेबिट, डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट, अभी तक एसेट नहीं खरीदा, चलें, मैंने कहा मैं एसेट खरीद के आ गया, क्या एंट्री बनाऊंगा? कैश या बैंक क्रेडिट और पीपीई डेबिट। अब मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि जितना मैंने डेप्रिशिएट किया उतना ही डेफर्ड से निकाल के कहाँ फेंक दूंगा? कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड, क्योंकि इसकी थीम ये होती है, इसकी थीम ये होती है कि क्योंकि ये आपको कंट्रीब्यूशन मिला एसेट के लिए था, तो जब जब ये डेप्रिशिएट होगा तब तब उसमें से वो अमाउंट निकल के इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगी। दोनों में फ़र्क समझ आता है? तो ये डेप्रिशिएबल एसेट की कहानी हो गई। चलो एक और चीज़, यहाँ तक कोई मसला? मतलब मैं तो उसे रिवाइज करवाने आया हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आता होगा। चलो कोई नहीं, रिवीजन ही हो रहा है। आगे मैंने ये कहा, अगर आपको पैसे मिलें और आपको पैसे इस मद में मिलें कि आपको कहा जा रहा है कि आपने ये पैसे 2 सालों तक रखने हैं और उसके बाद यूज़ करना है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 2 सालों तक रखने और उसके बाद यूज़ करना है। हाँ जी, जल्दी बताओ। पहले बैंक डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या करूं? डेफर्ड। चलो इसको इनकम में कब लेके जाऊंगा? 2 साल के। अच्छा चलो एक और ट्रिकी इसमें चीज़ डालता हूं मैं। 2 सालों तक मैंने इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, यानी जिस एक्सपेंस के लिए पैसे दिए गए थे वो एक्सपेंडिचर भी नहीं किया, अब डेफर में ही रहेगा? पक्की बात है, नहीं रहेगा। वो बोलता है जब टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो ना, कि 2 सालों तक तुम्हें रखने उसके बाद खर्च करना, तो चाहे तुम उसमें से खर्चा करो या ना करो, यू आर इंटाइटल्ड टू टेक दैट डेफर्ड इन योर इनकम। आपको उसमें से खर्चा करने की भी नीड नहीं है। कंडीशन क्या थी? 2 सालों बाद खर्च करना है। 2 साल पूरे हो गए ना, अब कहीं भी करूं, तो क्या मेरा राइट हो गया? यस। तो स्पेसिफिकली आपके ASNPO के पेज पे लिखा हुआ है ये पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जो मैंने क्लासेस में आपको बगैर मतलब उसके थ्योरी के आपको टेक्निकलिटीज़ के साथ पढ़ाया था, और मैंने समझाया था कि इसकी ट्रीटमेंट ये होगी, इसकी ट्रीटमेंट ये होगी। चलें और चीज़ें सीखते हैं। मैंने कहा आपने लोन लिया हुआ था, बैंक से लोन लेते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट। आपको किसी बंदे ने आके कंट्रीब्यूशन दिया, उसने बोला कि भाई ये ले, ये लोन रीपे कर लेना, ये लोन रीपे कर लेना। अच्छा, अब जब मुझे ये कंट्रीब्यूशन मिला लोन की रीपेमेंट के लिए, लोन की मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली दिस इज अ रिवीजन, तो मैं बोल बोल के रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइव हो जाएं और फिर आप अटेम्प्ट करें इस सवाल को। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट। कोई बंदा आया, उसने बोला भाई ये लोन को चुका ले, तो उसने जब लोन की रीपेमेंट के लिए मुझे पैसे दिए तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी? पहले बैंक डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, पहले तो डेफर्ड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, ये लिख के बताता हूँ तुम लोगों को ताकि तुम्हें समझ आए। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। मैंने कहा पहले तो मैंने लोन लिया, बैंक डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट, लेट से 100 मिलियन का, विजिबल है ना ये? 100 मिलियन का, सही है जी। हमने कहा ये हिसाब किताब हो गया, ये पहली एंट्री हो गई हमारी, सही है जी। फिर हमने कहा कि भाई एक बंदा आया, उसने हमें कहा कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लोन रीपे करें। हमने कहा सही है भाई। हमने क्या किया होगा? बैंक डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन
लेट से उसने 50 वापस किए, मुझे 50 दिए, उसने पूरे नहीं दिए। चलें जी, तो अब मुझे बताओ जब मैं बैंक को पैसे वापस करूंगा तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? वेरी गुड, लोन पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 50 से। अच्छा, अब जरा एक एक करके बात को समझते हैं। क्या आपके सामने ये विजिबिलिटी है कि हमारे पास ये जो पैसा आया 50 का, ये जो पैसा आया 50 का, सही जी, ये वाला जो आपके सामने है, हमने कहा ये 50 का पैसा तो आया और यहां चला गया, ऐसा ही है। लोन जो हमारे पास था वो कितने से कम हो गया? 50 से। पर अब ये डेफर्ड रह गया, अब ये डेफर्ड रह गया, ऐसा ही है ना। इस डेफर्ड का क्या करेंगे? ये भी एक ट्रिक है इसमें, ये भी उसमें लिखा हुआ है। इस डेफर्ड का क्या करेंगे, जल्दी बताएं। चलो आपने ये तो बता दिया था ना, तो इस डेफर्ड का क्या करेंगे? अब देखो वो डेफर्ड के लिए कहता है कि यू नीड टू थिंक अबाउट कि आपने लोन किसके लिए लिया था। सुनना, इफ लोन एक्सपेंसेस के लिए लिया था, इफ लोन किसके लिए लिया था? एक्सपेंसेस के लिए, तो जब जब वो एक्सपेंस होगा उतना अमाउंट इसमें से निकाल के कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो वही एक्सपेंस वाली कंडीशन इस पे लग जाएगी। तो लॉजिक समझ आ रही है? देखो हमने क्या किया, बैंक डेबिट किया, किसी ने मुझे कंट्रीब्यूशन दिया, बोला लोन रीपे कर लो भाई, हमने कहा कर लेंगे। तो बैंक डेबिट करके डेफर्ड को मैंने क्या किया? क्रेडिट। मैंने कहा सही है यार, कंडीशन देखते हैं क्या है। पहले मैंने बैंक को पैसे वापस कर लिए, अब मेरे पास डेफर्ड बच गया, अब मेरे पास क्या बच गया? डेफर्ड, और मेरा उधार कम हो गया। अब वो कह रहा है कि इस डेफर्ड को फॉरेन इनकम में नहीं लेके जाना। देखो आपने लोन किस मकसद के लिए लिया था। अगर आप लोगों ने लोन लिया था एक्सपेंसेस के लिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, तो लेट से आपने 20 रुपए का एक्सपेंस इंकर किया, कितने का? 20 रुपए का, तो उसी का इतना प्रोपोर्शन अब यहां से निकाल के कहां फेंक देना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बात समझ आती है? व्हाट इफ समझाने की बात है। तुमने लोन लिया होता एसेट के लिए, तो जब जब एसेट डेप्रिशिएट होता तब तब यहां से ट्रांसफर करके आप कहां फेंक देते? इनकम एंड। तो आसानी से याद रखने का तरीका यह है कि कंडीशंस वही होंगी जो ऊपर आई हैं, एक्सपेंसेस वाली और एसेट्स वाली। तो अगर आज के बाद एग्जाम में तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हें लोन की रीपेमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन मिली है, तो वो पहले डेफर्ड में चली जाएगी, और उस डेफर्ड को किस पैटर्न के ऊपर तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे? जिस पैटर्न के ऊपर उसकी कंडीशन लगी हुई थी। यानी अगर वो लोन किसके लिए लिया गया था, जल्दी बताओ? एक्सपेंसेस के लिए। तो आप सिंपल एक काम करेंगे कि जब जब वो एक्सपेंस होगा तब तब आप यहां से ट्रांसफर कर देंगे। और अगर लोन लिया गया था कैपिटल एसेट के लिए, तो जब जब वो डेप्रिशिएट होगा तब तब यहां से ट्रांसफर कर देंगे। और लेट्स से आपने लोन ऐसे ही लिया था, कोई कंडीशन नहीं थी, तो सीधी सीधी इनकम बना देना। बात समझ आ रही है? सीधी सीधी इनकम बना देना। या इसको यूं भी कह सकते हो कि उसी साल के एक्सपेंसेस के लिए लिया था, तो वो तो कंडीशन ऑलरेडी मीट हो चुकी है, तो क्या इसको डेफर्ड में रखने की नीड है या इनकम में ले जाऊं? इनकम में ले जाएं। बात क्लियर है? तो ये था एक सॉर्ट ऑफ आपका बेसिक रिवीजन। और फिर हमने जो इसकी टेक्निकलिटी शुरू में शुरू की थी, जब हमने सीखा था कि जब भी आप किसी एनपीओ का सवाल करेंगे तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास फंड का बैलेंस कितना है। और फंड का बैलेंस कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूंगा तो मिलूंगा फंड का बचा कुचा पैसा है, ऐसा ही है। उसमें जनरल फंड होता है, स्पेसिफिक फंड होता है। आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि उसमें डेफर्ड तो नहीं है, क्योंकि डेफर्ड इज नॉट अ फंड, डेफर्ड इज अ लायबिलिटी जो कि आपके फाइनेंशियल्स के फेस पे आती है। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके एक और चीज़ रह गई है, बस वही बता देता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ फंड्स की पॉलिसी होती है, यानी कुछ एनपीओस की पॉलिसी होती है कि वो क्या करते हैं कि जो भी सरप्लस कमाते हैं उसका 1% ट्रांसफर करते हैं, उसका 1% ट्रांसफर करते हैं। उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं? तो दैट इज नॉट अ एक्सपेंस, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम इक्विटी टू इक्विटी, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम इक्विटी टू इक्विटी। चलें, ये सारी चीज़ें रिवाइज कराने के बाद हम ये काम कर लेते हैं कि हम देखते हैं सवाल मैंने किस तरीके का बनाया है। ये विजिबल है आप लोगों को? इसको हम यहाँ कर लेते हैं।
अच्छा ये मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, पहले हम रीड कर लेते हैं। अगर क्लियर है ना, ये पक्की बात है, ऑनलाइन वालों आपको दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर है? ओके जी, अब जरा फोकस के साथ इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले। हालांकि है इतना सा सवाल, ये कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 3 एडजस्टमेंट्स हैं, पर 3 एडजस्टमेंट्स में मैंने काम पूरा किया हुआ है। इधर देखना, अगर आ गया ना ऐसा सवाल पेपर में तो मैं लग पता जाएगा। तो मतलब इफ़ यू आर हैप्पी बाय सॉल्विंग द पास पेपर, दैट इज़ योर मिस्टेक। सही है जी, पास होना है तो अगले 15 दिन आओ, प्रैक्टिस कराता हूँ ना। तुम्हारा दिमाग खुल गया तो तुम मुझे कहना। आ जाओ जी। ये देखो रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनानी है 2023 की, और यानी 22 की भी। शो कंपैरेटिव ऑल्सो, यानी 2 सालों की बैलेंस शीट बनेगी। और मैंने तभी तो डेटा कम रखा है ना, कम है ना डेटा। अब आपने सिर्फ इसमें से तमीज़ और तहजीब के साथ ये करना है कि कौन सा डेटा किस साल के लिए रेलेवेंट है, तो उसमें हाजिर दिमागी बड़ी अहम है। आगे देखिएगा, दूसरा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। और क्या लिखा हुआ है, कंपेयर्ड कितने सालों का, 2 सालों का। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। आगे प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है ना, वैसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, जिसमें ओपनिंग फंड होता है, सरप्लस डालते हैं। मैंने करवाया भी है क्लास में, मैंने करवाया भी है। एग्जामिनर कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचा तो मैंने कोशिश ये की कि एक सवाल क्यों ना ऐसा बनाऊँ जो तुम कहते हो ना सर बेंचमार्क सवाल बताते हैं, करूँ तो सब हो जाए, करके दिखाओ कि सब हो जाए। सही जी, तो ये ले लें आप। खाली हिंट देता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने की। आपने जब 1 साल की वर्किंग कर रहे हो 2022 की, तो मतलब आपने सिर्फ किस चीज़ का सोचना है, 2022। आप 23 की इंफॉर्मेशन को क्या करें, इग्नोर कर दें। सही है, तो पहले लेट्स वर्क टूवर्ड्स 2022। ये ले लेना यार, वालेकुम सलाम, पेज ले लेना। अच्छा, हम इसको टाइम बाउंड भी रखते हैं। आपके पास 2022 करने के लिए जो वक्त है वो है, अच्छा देखो 2022 में तो आपने वो नहीं बनाना ना, चेंजेस इन फंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड, वो किसका बनाना है, सिर्फ 23 का। तो आपने 2022 में बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो 2 चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आपके पास है कुल मिला के 20 मिनट। सही है, और अगर ऐसा सवाल आया भी तो वो पूरे 20 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर 1 साल के, 10 नंबर दूसरे साल के। चलें अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही है जी, हम कहते हैं 2022। सही जी, इसको ज़रा हम जूम कर लेते हैं। ओके, हम सबसे पहले मैं तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा कि हम एंट्री भी बनाएंगे ताकि अकाउंटिंग भी समझ आए और उसकी रिपोर्टिंग भी समझ आए। सही जी, हमने ये कहा कि भाई सबसे पहले आप ये देखें कि क्लब जो शुरू हुआ था वो कितने मेंबर्स से हुआ था, 10 मेंबर्स से। तो आपने कहा उस पर तो कोई उसने जो है कंडीशन ही नहीं लगाई, तो क्या हम कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट कर सकते हैं? कितने मेंबर थे, 10 मेंबर थे, और एक मेंबर ने आपको कितने पैसे दिए हैं, 8 लाख रुपए। ये आ गया जी, तो ये 8 मिलियन हो गया। ये हिसाब किताब हो गया भाई आपका, सीधा सीधा 8 मिलियन का। हम आपके लिए एक और काम करते हैं फैसिलिटेशन के लिए आपकी, कि हम यहाँ पे एक कैश एंड बैंक का अकाउंट क्यों ना बना लें साथ साथ, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा जी, हमने कहा ये हम यूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना लेते हैं। ये शुक्र करो मैंने सवाल में कैश फ्लो नहीं पूछा, तो वो अलग कहानी है, वो हम सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा तो मैं एनपीओ का कैश फ्लो, तो वो भी कवर हो जाएगा। सही है, आगे हमने कहा ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कैश कुछ भी नहीं है, जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि स्टार्ट ही 2022 में हुआ है, ऐसा ही है। वेरी गुड। अब हमने कहा कि भाई कंट्रीब्यूशन आया आपके पास कितने का, 8 मिलियन का, यही था ना,
8 मिलियन का कंट्रीब्यूशन था। हम खाली ये रिसीट एंड पेमेंट पे नजर रखेंगे, बस अकाउंटिंग करते रहेंगे। जल्दी बताओ क्या ये वाली अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी? जाएगी ना? तो हमें क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बनाना है, तो वी नीड टू कीप एन आई ऑन इट कि ये जाएगी वहां पे। खैर, पहला काम हो गया। अब आप 2023 वाले कॉलम को भूल जाएं, अपनी जिंदगी सुकून में रखने के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं। आप सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? 22 पे। चलें आगे। हमने कहा कि भाई आपको 6.24 मिलियन मिले हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलीट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सही है जी, तो आपको ये पैसे मिल गए। तो आपने कहा भाई जब ये पैसे आपको मिले हैं और मैं नीचे जाके देखूं उस पर कोई खर्चा हुआ है, पर वो कह रहा है कि स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट, सही है जी, और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स क्रेडिट। क्या कहते हो, यही है? कितने पैसे हैं ये भाई? डेफर्ड ही होंगे ना। डेफर्ड तो तब तक होंगे जब तक कंप्लीट नहीं होता, डेप्रिशिएट नहीं होता और फिर वो ट्रांसफर होना शुरू होगा। तब तक हमने कहा भाई बैंक में पैसे ले आओ। तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स, सही है भाई। ये कितनी अमाउंट है भाईजान? ये वाली। अच्छा ये कहां जाएगा जल्दी बताओ? बैलेंस शीट, लायबिलिटी में। ऐसा ही है। मैं तो सिर्फ आपको एक एक करके सिखा रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू मूव टू दी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलें जी आगे। हमने कहा इसके बाद एक एक करके लेके चलते हैं, फिर पेमेंट साइड पे आते हैं। अच्छा इसी के रिलेटेड तुम लोग अगर मुझे बताओ, इसी के रिलेटेड तुम्हें क्या ये दिखता है कि भाई तुम्हारे पास जो है परचेज ऑफ लैंड के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है, पर ये रहा, तो ये 7.51 मिलियन की भी एंट्री यहाँ बना देता हूँ। ऐसा ही है। हमने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेबिट हो गया, जिसको मैं क्या नाम दूंगा? YCWIP, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। बैंक से कितने चले गए? 7.1। ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये अमाउंट एसेट साइड पे आ जाएगी और ये बैंक से आपके पैसे निकल गए? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए पैसे दिए आपने, कितने पैसे हो गए? 7.1 मिलियन। या मुझे ये बात नहीं समझ आई, आपको पैसे मिले हैं 6240, आपने ज्यादा पैसे कैसे लगा दिए? देखो आपको पैसे मिले कितने थे? 6240, आपने ज्यादा पैसे लगा दिए। ऐसा क्यों भाई? बाकी अपने लगाए होंगे ना। तो डेफर्ड में तो उतने होंगे जो लोगों से मिले, बाकी क्या है? अपने पैसे। तो उसमें टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए ना कंफ्यूजन होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने कहा कि भाई ये भी चीज़ें हो गई, ये भी चीज़ें हो गई। अब अच्छा तुम कहो तो हम इसको टिक भी लगाते रहें जो जो होता जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कोई सिंबल हो, या कोई नहीं हम खुद बना लेते हैं यहाँ पे सिंबल। ये आ गया। सही है जी, ये वाली आ गई चीज़ यहाँ पे, और हम यहाँ पे खाली इसको 1 मिनट देना मुझे इसको करके, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि कौन सी चीज़ पार्क हो गई है, कौन सी चीज़ पार्क नहीं हुई। और एग्जाम में भी तुम्हें यही करना है कि टिक लगाते जाना है कि भाई ये चीज़ पार्क या अकाउंट फॉर हो चुकी है। तो हमने कहा कि भाई इसके बाद हम ज़रा टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे। सही जी, इसको हम ये कर लेते हैं। चलिए जी एक एक करके बताते रहो मुझे। ये हो चुका है, ऐसा ही है, पहली वाली एंट्री हो चुकी है। और एक्सपेंडिचर्स में आ जाओ भाईजान।
ये हो चुका है, ये 3 हुए ना अब तक, क्लैरिटी है? आगे आ जाओ। दूसरा मुझे बताओ, वो कह रहा है आपको पैसे मिले हैं फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट्स, कितने पैसे मिले? 54600000। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे 54600000। अच्छा जी सर, वो खुद बताएगा कि मेंबरशिप इनकम को इनकम बनाना है या इक्विटी का पार्ट बनाना है, इस साल की इनकम बनाइए। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, ये मेंबरशिप फी वो वाली नहीं है, ये नॉर्मल एनपीओ नहीं है, ये क्या है? ASNPO है। ASNPO में यू जस्ट टॉक अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, आइदर रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। वो नॉर्मल एनपीओ में होता है। याद है इसमें 3 मेथड थे कि इक्विटी बनाना है, इनकम बनाना है, वो नॉर्मल एनपीओ। ये क्या सीख रहे हैं हम? ASNPO। यहाँ पे तो बात ही कॉन्ट्रीब्यूशन की होती है। सही है अहमद? चलिए जी, गुड। आगे अब मुझे बताओ, इसकी तो तुम लोग एंट्री बता दो भाई। हाँ जी, क्या एंट्री बनाओगे? बैंक डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। कितने से बच्चों? 54600000, ऐसा ही है। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसके रिलेटेड क्या नीचे कोई खर्चा दिया हुआ है? दिया हुआ है? चलें जी, हमने इस पे टिक लगा दिया, ये हो चुका है। हम नीचे है, हमने बोला ये क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर भी कुछ खर्चे हुए हुए हैं, ये रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सवाल दिया हुआ है हमें, इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए पैसे दिए थे, जिसमें से आपने कुछ खर्च कर लिए। तो जो कुछ खर्च कर लिए, उतना अमाउंट आपका कहाँ चला जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर जाना चाहिए। तो एक एक करके सुनना। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे। अच्छा पहले तो ये बता दो, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी। वेरी गुड। इसके बाद अब एक एंट्री बनाएंगे जो आप कहेंगे कि भाई टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से कितने का खर्चा हुआ है टूर्नामेंट पे भाई? 1092,000,000, यही है। अच्छा फिर आपको याद आएगा भाई ये तो मैंने एक्सपेंस तो बुक कर लिया, बट ये डेफर्ड भी तो रिवर्स होगा। किस हद तक? इसी हद तक होगा, क्योंकि आप कह रहे हो खर्चा तो हो गया, पर ये ASNPO के या NPO के अपने पैसे तो नहीं लगे ना। तो वो डेफर्ड की जितनी कंडीशन मीट हो गई, इसको कहाँ फेंक दूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हमने कहा, हमने एक थीम बना ली। हमने कहा जिसके जो पैसे आ रहे हैं उसका खर्चा हुआ, उसकी अकाउंटिंग साथ साथ करते रहो। क्लियर है? तो हमने कहा भाई अब यहाँ पे आप एक काम ये करें, डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर टूर्नामेंट डेबिट और इनकम क्या हो गई? सेम अमाउंट से। अच्छा अगर खर्चा इससे ज़्यादा होता तो मैक्सिमम आप जितने पैसे मिले आप उसी को इनकम में लेके जा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि बकाया मेरे पास डेफर्ड में अभी भी मौजूद होगा, जो कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में। कब तक बैलेंस शीट में रहेगा? जब तक वो पूरा यूटिलाइज ना हो जाए। ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला? अब रिसीट एंड पेमेंट भी आप फिल आउट करवा दें मुझे। हमने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर टूर्नामेंट, ये आ गया। अच्छा हमने कितने अमाउंट डाल दी यहाँ पे? 5460। यहाँ पे भी लिख देते हैं ना ताकि याद रहे, डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर टूर्नामेंट है ये हो गया। अच्छा भाई इसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ? हमने कहा टूर्नामेंट एक्सपेंस, आपने कहा 1092। बेसिकली हो क्या रहा है, हम कैश का अकाउंट भी बना रहे हैं पूरा, इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको बैलेंस भी तो चाहिए ना साल के आखिर में। चलें जी, ये भी हो गया। पहले तो ये बता दो, हम आगे तो जाए जा रहे हैं, यहाँ तक कितने लोगों ने सही किया है? वेरी गुड, बेहतरीन। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ कितने लोगों ने सही किया है यहाँ तक? सवाल तो ये है। वेरी गुड भाई, माशाल्लाह, गुड। चलें जी, हमने कहा ये भी हो गया यहाँ पे टूर्नामेंट वाला हिसाब किताब। इसके अलावा अब आते हैं परचेज ऑफ लैंड के लिए। आपको पैसे मिले हैं कितने? 3.9 मिलियन। सही है जी। तो हमने कहा चलिए भाई यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनाएंगे इसकी? बैंक डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर लैंड
क्रेडिट कितने से 3.9 मिलियन, ये आ गया जी, सही है। आगे फिर हमने कहा क्या आपने इस साल, अगर आप मुझे बता पाएं, क्या ये लैंड एक्वायर कर ली है? ये देख लेते नीचे, ये रही भाई। तो आपने कहा अगर ये आपने लैंड एक्वायर कर ली है तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है? तो आप एक एंट्री बनाएंगे, और वो जल्दी से मुझे एंट्री बता दो, अभी रिवाइज भी करवाई थी मैंने। लैंड डेबिट हो गया, बैंक इतने से ही, यानी उसने जितने पैसे दिए थे उतने की खरीदी। अगर ज़्यादा की खरीदते तो आपकी जेब से पैसे ज़्यादा जाते, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब ये डेफर्ड रह गया, अब ये डेफर्ड रह गया, इसका क्या करूं? डेबिट कर दूं? चलें जी, हमने कहा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर लैंड हो गया डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? हाँ भाईजान, क्रेडिट क्या करना चाहिए? अभी सिखाया था यार रिवीजन में। ये सीधे सीधे लैंड फंड खुल जाएगा, क्योंकि ये कोई इनकम के तौर पे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सर डेफर्ड नहीं रहेगा क्योंकि उस पर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है ना? नहीं, देखो ये तो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा ना। क्या लैंड कभी डेप्रिशिएट होगा? नहीं। हाँ, डेफर्ड उसको करोगे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके डेप्रिसिएशन को, इसको नहीं करेंगे। सर जो एक्सेस हमारे पैसे जाते हैं वो एक्सपेंडिचर में शो होते हैं। देखो जो एक्सेस पैसे जाते हैं अगर एसेट की मद में गए तो एसेट में कैपिटलाइज होंगे, एक्सपेंस की मद में गए तो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, दोनों पे डिपेंड करता है, सही है। चलो जी, अब हमने कहा इसका तो डेफर्ड आके भी खत्म हो गया, तो हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर लैंड हो गया डेबिट कितने से, यहाँ पे रिसीट आई ना हमारे पास 3.9 से, और हमने कहा एक्सपेंडिचर फॉर इतने से ही, ये आ गया, यानी पैसे आए और गए हमने दोनों यहाँ पे देख लिए, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ मिक्स कर दिया था। ओके, नहीं लाइबा कह रही है डायरेक्ट इनकम कर देना। भाई किसने का डायरेक्ट इनकम कर दें? मुझे आप एक बात बताएं, क्या ये ASNPO मैंने सिखाया था कि आपको उसको इनकम बनाने की इजाज़त है? नहीं, ये है एक कैपिटल एसेट के लिए और ये कभी भी PNL में नहीं जाएगा। दिस विल बी शोन एज डायरेक्टली इंक्रीज इन नेट एसेट, जो लिखा हुआ भी है। क्लैरिटी है लाइबा? चलें जी, ये भी हिसाब किताब हो गया, आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ कैंटीन की सेल्स क्या 2022 में है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा कंट्रीब्यूशन फॉर नीडी स्टूडेंट्स, और लिखा हुआ है रिसोर्सेज टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? एंडोमेंट फंड। ये पैसे किसके लिए मिले हैं आपको? एंडोमेंट फंड के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि भाईजान अब आपने ये जो पैसे हैं ये परमानेंटली मेंटेन करने हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं इस पर टिक तो लगा रहा हूँ, पर टिक लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पे एंट्री क्या बनाऊँ भाईजान? बता दो यार। बैंक डेबिट, और तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रही है इक्विटी में? वेरी गुड, डायरेक्टली इक्विटी में, तो यहाँ पे इसका कोई पंगा नहीं है। तो हमने कहा कि भाईजान हम ऊपर आए, हमने कहा कि हम इसको पार्क करते हैं 2.4 मिलियन पे, सेट है। चलें जी आगे, हमने कहा ये 2.4 मिलियन हो गया। अब मुझे आप लोग एक चीज़ देख के बताएं बच्चों कि क्या आपके पास इसी के रिलेटेड, नीडी स्टूडेंट्स के रिलेटेड एंडोमेंट फंड के कोई एक्सपेंडिचर्स हैं? अच्छा, कितने के आ रहे हैं? 576,000। अच्छा, ये 576,000 फिर मैं अज्यूम करूंगा कि जो मैं सरप्लस को ट्रांसफर करता हूं उसमें से खर्चा हो रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं ना रिसोर्सेज टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। तो आपका सवाल होना चाहिए सर एंडोमेंट के तो पैसे खर्च ही नहीं होने चाहिए, तो हम कह रहे हैं उस पर जो कमाई होगी उस पर। क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई इसको तुम लोग मुझे बताओ, पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एंडोमेंट लिख दूं मैं, कितना अमाउंट था जानिए? 2.4 मिलियन। अच्छा भाई, एक्सपेंडिचर फॉर एंडोमेंट कितने का खर्चा किया है? तो आपने कहा बैंक हो गया क्रेडिट, और क्योंकि वो पता है पैसा जाएगा भी वहां पे और निकलेगा भी वहीं से ही, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग ऑफ नीडी स्टूडेंट्स आ रहा है 576,000। तो हमने कहा 576
000, तो हम यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे देख के बताएं, ये तो हिसाब किताब यहाँ तक हो गया ना। चलें, कुछ एक्सपेंडिचर्स बच गए, रिसीट तो पूरी हो गई, आई बिलीव रिसीट साइड पूरी हो गई, उसकी अकाउंटिंग भी हो गई, क्या एक्सपेंस करना है क्या करना है सब हो चुका है। आप मुझे ये बात बताएं, क्या पेमेंट साइड पे कुछ बाकी है ना? ये 9 लाख रुपए क्या परचेज किया है? क्या ये एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स कि हम इसको पीपी बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। वेरी गुड। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे एक और एंट्री बना लेते हैं। हमने कहा कंप्यूटर्स पीपी डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से भाईजान? पेमेंट आ गई आपकी 9 लाख रुपए की। तो स्पोर्ट्स किट भी तो आ रही है ऊपर। हाँ भाईजान, अगले साल है। चलें जी, ये 9 लाख रुपए आ गए, क्या करें इसके? बस ये एंट्री बना दें, डेप्रिसिएशन भी आएगा। चलें जी, यानी सर आपने यहाँ पे IAS 16 भी थोड़ा सा टेस्ट किया है, कर लेते हैं। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और कंप्यूटर्स या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हाटसोएवर, क्योंकि दोनों रिड्यूस ही करते हैं ना उसको। अब हमने कहा कि भाई इसको आपने डिवाइड कर दिया, लाइफ कितनी थी? 5 साल, पर फॉर हाउ मैनी मंथ्स? 6 महीने, 90,000 हो गया। चलें जी, गुड। अब मुझे एक बात बताएं, शुक्रिया भाई, यहीं रख दो। मुझे एक बात बताओ कि क्या सारी रिसीट और पेमेंट पार हो चुकी हैं? क्या हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं? चलें जी, अभी देखते हैं। हमने कहा कि ये हो गया इसका सम, ये हमने से इसमें से माइनस किया, क्या कुछ पैसे बचे हैं? 1.12 मिलियन बचे हुए हमारे पास, ऐसा ही है, चेक कर लो, यही है ना? एक बार रिकैल करके कैलकुलेटर पे कर लो एक बार, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि भाईजान आप लोगों ने या मैंने एक्सेल ने सही कर लिया। डन है? सही है ना? चलें जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लें। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड, हम यूं लिखते हैं ना, इनकम लिखते हैं और फिर एक्सपेंसेस लिखते हैं, ऐसा ही कोई सीन होता है। अच्छा, हम आ गए यहां पे लिखते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप अगर मुझे बता पाएं, इज देयर एनी, वेरी गुड अली, इज देयर एनी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द क्वेश्चन? हम सवाल में गए, हमने बोला ये रही, ठीक ना? और मेरे ख्याल से एक ही थी अनरिस्ट्रिक्टेड, तो हमने यहाँ पे इनकम के तौर पे डाल दिया। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। हमने कहा ये भी बात समझ आती है। फिर आप मुझे एक बात बताएं, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक कि मुझे याद रहे। ये पार्क हो गया। अच्छा, क्या बैंक पार्क हो चुका है? यस, वो तो हमने अलग अलग पूरा पार्क किया है ना। मुझे बताएं, ये भी बैलेंस शीट आइटम है, ये भी बैलेंस शीट आइटम है, ये एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये रहा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। क्या करूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाऊँ इसको? मैंने कहा यहाँ पे आया मैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने आ रहे थे भाई आपके? 1092। अच्छा, तो हमने कहा जब ये हिसाब किताब आ गया, इसको आगे कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। क्या हमने रिवर्सल ऑफ डेफर्ड फॉर टूर्नामेंट भी किया था? सेम अमाउंट से, आप जाके देख सकते हैं ऊपर। आपको टूर्नामेंट के पैसे आपकी जेब से लगे थे, किसी ने दिए थे? तो वो भी तो इनकम थी ना आपकी। तो क्या वो डेफर्ड में रखूं या इनकम में ले जाऊं, ताकि आपका एक्सपेंस और इनकम दोनों दिखे और इम्पैक्ट क्या हो जाए? 0। पर एक्सपेंस तो हुआ था ना,
वो तो दिखाऊंगा, पर मैं कहूँगा भाई मेरी जेब से लगा ही नहीं, मुझे तो किसी और ने पैसे दिए थे। तो मैंने कहा ये आ गया जी हिसाब किताब। तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? हम ऊपर चलते हैं। नहीं दिखा सकते, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। वो कहता है कि भाई जो एक्सपेंडिचर हुआ वो एक्सपेंडिचर में दिखाओ, और जो आपकी उसके रिलेटेड रिवर्सल इनकम है उसमें दिखाओ, ताकि ट्रैकिंग रहे कि डेफर्ड से कितना ट्रांसफर हुआ है। अदरवाइज नेट कर दोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डिटेक्ट इट ट्रांसफर कितना हुआ फिर कितना बच गया, तो ये अलाउड नहीं है। सही जी। अच्छा जी, अब हमें एक सवाल आया है, पेपर्स में एंट्री शो करना नेसेसरी है? देखो पेपर में एंट्री शो करना नेसेसरी नहीं है, पर आप जरा ये सोचें कि जब मैंने आपको एंट्री के जरिए समझाया तो अकाउंटिंग तो क्लियर हो गई ना। रिवीजन सेशन का मकसद ये है कि मैं आपको एक ऐसा सवाल कराऊं जिसमें अकाउंटिंग भी रिवाइज हो जाए, रिपोर्टिंग भी रिवाइज हो जाए, दोनों चीज़ें हो रही हैं। सही है जी, ओके। आगे तो हमने कहा भाई इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। आगे जी हमने कहा भाई इसके बाद एंट्रीज देख लेते हैं। अच्छा यहाँ तक आप पार्ट कर चुके हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सही है, ओके। और ये डेफर्ड तो बैलेंस शीट का आइटम है ना, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है ना, वो तो हम देख लेंगे कि बैलेंस शीट में इसकी एडजस्टमेंट आ रही है। अच्छा आप नीचे देख के बताएं मुझे, ये जो बैंक डेबिट डेफर्ड क्रेडिट दोनों बैलेंस शीट आइटम है, ऐसा ही है। फिर लैंड खरीद लिया, ये भी बैलेंस शीट आइटम है। फिर मैंने कहा डेफर्ड को रिवर्स किया और ये फंड बना दिया, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी चीज़ नहीं है। बस सर वर्किंग में टी अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल वो तो बनाना ही है, टी अकाउंट तो बिल्कुल बनाना है। क्योंकि देखो भाई मेरे लिए आसानी क्या होती थी, मैं एंट्री बना के टकाटक प्लस माइनस करता हूँ। एंट्री आपको बताती है क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, तो वहाँ से ट्रैक करना आसान होता है, तो मैं वैसे ही लेके चलता हूँ। तो अगेन कोई टीचर आपको पाकिस्तान में ये कह दे या पाकिस्तान के बाहर कोई कह दे, मैं तो इंडियंस को भी देखता हूँ ना कि आपको इस वाली राय पे चलना चाहिए। भाई क्यों चलना चाहिए, एग्जामिनर चेंज कर देगा तो बच्चे की राय सब खराब हो जाएगी। भाई मैं आपको रट्टा लगवा दूं, पहले ये करना फिर ये करना और फिर ये करना, इस सवाल में करके दिखाओ। इस सवाल में अप्रोच क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इट्स यू नीड टू डिसाइड कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर, तो वहां पे बनानी है स्ट्रेटेजी। डिपेंड करता है कि सवाल किस नौयत का है। आज तक तुम याद करो मेरे लेक्चर्स, मैंने बोला तो सबसे पहले ओपनिंग फंड निकालना फिर ये करना, पर आज तक वैसा सवाल आया तो बताया ना। अब ये नई सोच के साथ मैंने सवाल बनाया तो क्या इसमें वो हो सकता है, नहीं। ओपनिंग फंड क्या निकालना, ओपनिंग कुछ है ही नहीं, जो है खुद करना है, बैलेंसेस भी खुद लेके जाने आगे तक। तो ये पूरी अकाउंटिंग भी टेस्ट हो रही है और रिपोर्टिंग भी, दोनों। चलें यहां तक बताएं मुझे। इसके आगे इंडोमेंट फंड के जो पैसे आपको मिले, क्या इसका कोई पीएनएल इंपैक्ट है? नो। पर क्या इसका है? यस। तो हमने क्या कहा भाईजान, यहां पे 90,000, ऐसा ही है भाई। हमने कहा जब आपने इसको सम किया तो ये आ गया, इसको सम किया तो ये आ गया। आपके पास इन दोनों का जो नेट आ गया, इसको हम कहते हैं सरप्लस फॉर द ईयर 2022, ऐसा ही है। अच्छा ओपनिंग फंड में कितना पड़ा हुआ आपके पास? कुछ भी नहीं, क्योंकि सर पहला साल है तो ओपनिंग हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कोई मसला? सही है जी। चलें अब हम क्या बनाते हैं भाईजान, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022। चलें जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर लें? हाँ जी, चलो तुम्हारे लिए एक आसानी भी करता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, क्या कहते हो, ताकि उसमें सारे हिसाब किताब आ जाएं। सर जो एक्सेस ट्रेनिंग पे खर्चे हुए हैं, एक्सेस ट्रेनिंग पे खर्चे हुए हैं, कहाँ हुए हैं बताओ? इसमें से ये वाले, ये 576 वाले। यूजुअली ये मैंने सवाल बनाते हुए ना खाली अमाउंट लिख दी, आप इस क्लब की पॉलिसी को 50% कर दो कि ट्रांसफर होता है तो ये उससे मैच हो जाएगा। आइडियली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यूजुअली होना नहीं चाहिए,
कि जितने आपने फंड में पैसे डाले एंडोमेंट फंड में वो प्रिंसिपल यूज नहीं हो सकता। लॉजिकल बात है, वो प्रिंसिपल कभी भी यूज नहीं हो सकता। इस सवाल में आपको यूज होते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये देखो ना, मैं अगर इसका 5% लूँ ना तो ये 395 बनता है। तो मैक्सिमम इतना यूज हो सकता है ना, क्योंकि ये तो मैंने अपने ट्रांसफर किए हैं, इतना यूज हो सकता है, या उसकी इनकम यूज हो सकती है। यहां पे देखो यूज होता हुआ कितना दिख रहा है सवाल में, 576। तो ये टेक्निकली गलत है, पर इसलिए क्योंकि जब रात को मैं नींद में सवाल बना रहा था तो मैंने इसकी लिमिट का ख्याल नहीं रखा होगा। सही है, पर हम लॉजिकली क्लियर है, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है, ये मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर है, जल्दी बता दो। हाँ, एंडोमेंट फंड की इनकम से ही मैक्सिमम खर्च हो सकता है, प्रिंसिपल कभी भी यूज नहीं हो सकता। बस क्योंकि ऐसी बात है, देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैंने क्या सिखाया आपको, एंडोमेंट के अंदर एंडोमेंट के प्रिंसिपल का पैसा यूज नहीं होता, उसकी इनकम का पैसा यूज होता है। सही है ना। इस सवाल में आपको इनकम से ज्यादा यूज होते हुए दिख रहा होगा। कैसे? 576,000 का यूजेज है। अगर मैं अपने सरप्लस के ट्रांसफर को भी देख लूं, जो कि 5% है, पॉलिसी है ना एनपीयू की, लिखा हुआ है नीचे कि एनपीयू की पॉलिसी है कि वो क्या करता है, 5% ट्रांसफर कर लेता है। तो हमने कहा देखो ये 5% का ये बनता है, पर वो 5 लाख रुपए का खर्चा है, तो यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, हम इसको यूं कर लेते हैं ऑल टुगेदर कि मैं अगर उस परसेंटेज को यहां पे करके देख लेता हूं, 25% कर लूं तो विद इन लिमिट्स आ गया। तो हम अब ये लिख लेते हैं अपने पास, अपने बाप को जो पेपर दिया है मैंने, उसको 25% कर लेते हैं। सही है, ताकि ये सवाल विद इन द पैरामीटर आ जाए। क्लैरिटी है? नहीं कर ही नहीं सकते। लाइवा कह रही है सर अगर प्रिंसिपल अमाउंट यूज कर ले, मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रैक्टिकली अलाउड नहीं है। सही है लाइवा। तो हमने क्या किया, अपनी लिमिट को कितना कर दिया, 25%। कि हमने कहा भाई ये हमारे इंटरनली रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसमें से यूज करना है। क्लियर है लाइवा? बिल्कुल अपने खर्च करेंगे ना, फिर वही तो कह रहा हूं। तो आप इसको 25% कर लीजिएगा। मैं सवाल में जब ये वापस से आपको दूंगा ना पीडीएफ, देखो ये बनाया हुआ मैंने सवाल, मैं इसको यहाँ पे कितना परसेंट कर लेता हूँ जी। नहीं, सरप्लस तो हमारा है ना, तो हमारी पॉलिसी है ना कि हम सरप्लस को कहाँ करते हैं ट्रांसफ़र, उस नीडी फंड्स में। तो वो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना, वो भी तो कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल आपने फंड ट्रांसफ़र किए, अब उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अनलेस के ये कहे जो इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है वो भी प्रिंसिपली मेंटेन रहेगा, तो फिर जो उसके ऊपर इनकम आएगी उससे यूज़ करेंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ लॉजिकली क्लियर हो। सही है, तो मैंने उसको नंबर को बिठाने के लिए इसको कितना परसेंट कर दिया, 25%। क्लैरिटी है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, प्लीज बता दो यार। ओके गुड, चले भाई अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम किसका अकाउंट बना रहे हैं भाई? पीपी का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलें जी, हमने कहा ओपनिंग बैलेंस है आपके पास? नहीं है। चलें आपको एक एक करके सिखाते हैं। कंप्यूटर्स लिए हैं आपने? यहाँ पे आ जाओ भाई, ये रहा पीपी 9 लाख रुपए। अच्छा, बुक वैल्यू का अकाउंट बना दूं? सब यहीं पे ही। डेप्रिसिएशन कितना है जी? 90,000 रुपये। ये तो ये हो गया ना, पर मुझे याद आ रहा है लैंड भी है हमारे पास 3.9 मिलियन। इसके अलावा आपके पास कोई और आई थिंक इस साल एसेट नहीं है, बल्कि है। हमने कहा आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सही है, ये इंक्लूडिंग CWIP है ना। तो हमने कहा वो भी पार्ट तो पीपी का ही होता है ना भाई, कंप्लीट नहीं हुआ पर इंक्लूडिंग CWIP है, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आप चाहें तो उसको अलग से दिखा दें। आप क्या कहते हैं, अलग से दिखा दें इजीनेस के लिए, कि कंप्लीटेड को अलग रखते हैं, CWIP को। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप फर्म्स में जाओगे या इंशाल्लाह किसी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स देखते हो तो वो पीपी के अंदर ही CWIP होता है, यानी कंप्लीटेड उसके अंदर आ रहे होते हैं और इनकम्प्लीटेड भी अलग आ रहे होते हैं, पर होता पीपी के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए इसको हटा के पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। कितना आ गया पीपी?
4710,000। हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट ये आ गई डेप्रिसिएशन के बाद, जो कि ऑलरेडी पार्क हो चुका है। चलें जी, हमने कहा इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स CWIP कितना अमाउंट है जानी? 7.1 मिलियन। ये रहा, ये अमाउंट आ गई, ये भी हमने फिल आउट कर लिया। अच्छा जी, अब अगर हम देखें एसेट साइड की बात कर रहे हैं, एसेट साइड की। हाँ, एसेट साइड में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाली मैं इनको हाईलाइट कर लूँ जो जो पार्क हो चुका है। ये भी पार्क हो चुका, बैंक में पैसे जा चुके हैं, एंडोमेंट फंड अभी हम देख लेंगे। ये लैंड भी पार्क हो चुका है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और एसेट नहीं बचता सिवाय कैश एंड बैंक के। ऐसा ही है, ये हो गए हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। और इसके बाद करंट एसेट्स। बैंक बैलेंसेस कितने हैं भाई? 1243, ये तो हमने खुद ही निकाला था। हमने इनको जब सम किया तो मेरे बच्चों मेरे पास आ गया ये, इसको हम कहेंगे टोटल एसेट्स। सर मैंने हर पीपी का अलग अकाउंट बना दिया। नहीं, देखो अब रिपोर्टिंग तो आपको याद होनी चाहिए ना। हम पीपी में डिस्क्लोजर में बताते हैं ना, हर एक पीपी अलग है, पर बैलेंस शीट पे एक ही आता है। तो इट्स गुड कि आप अगर एक साथ दिखा दें, बट अगेन अगर आपने पूरा सवाल कर लिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पर हो सकता है वो प्रेजेंटेशन के नंबर काट दे, क्योंकि पीपी शुड बी प्रेजेंटेड एज अ सिंगल यूनिट। क्योंकि उसके लिए फिर क्या बनाना होता है प्रेजेंटेशन के लिए? डिस्क्लोजर। जब हम सीखा ना, अलग अलग आ रहे होते हैं कैटेगरीज, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग की मूवमेंट होती है, तो वो तो वहाँ आएगा। सही है, तो ये क्लैरिटी के लिए। ट्रेनिंग एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं दिखाया, वापस बता दें। मैं वापस बता देता हूँ भाई, मैं तो आयस ले हूँ आज। सुनो भाई, मैंने ये कहा ट्रेनिंग एक्सपेंस किसके लिए, पहले ये बताओ कहाँ से हुआ है? इंडोमेंट से हुआ है। तो इंडोमेंट के पैसे जाते भी इंडोमेंट में और निकलते भी इंडोमेंट से ही हैं, तो वहाँ पे दिखाऊंगा अभी मैं, अभी करके दिखाता हूँ ना वहाँ पे। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया हिसाब किताब आपकी बैलेंस शीट का। अब हम आते हैं फंड एंड लायबिलिटीज के ऊपर। सबसे पहले एक आसान काम कर लेते हैं। क्या काम कर लें? जनरल फंड। मुझे आप बताते हैं ओपनिंग कितना था आपके पास? 0। सरप्लस कितना है? 7910। आपने कहा 7910,000। इसमें से माइनस कर दो 7910,000 का 25%। माइनस क्यों कर रहा हूं बच्चों? ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? इंडोमेंट फंड में। वेरी गुड। तो हमने कहा भाई आपने ये सरप्लस उठाया, इसमें से माइनस कर दिया इसी का, तो ये बच गया। इसमें कोई मसला? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताएं। तो ये अमाउंट आ गई। चलें जी, अब हम यहां पे इंडोमेंट फंड की बात कर लेते हैं। ओपनिंग कितना था? 0। कंट्रीब्यूशन कितनी रिसीव हुई है? सर वो सवाल से देखना पड़ेगा हमें। 2.4 मिलियन, देख लो यही है ना। और इसमें से खर्चा कितना हुआ है? 576,000। पर इसमें एक और चीज प्लस हुई है, इंटरनल ट्रांसफर। अच्छा, वो कितना था आप ये बताते हैं? चलो यहां पे लिख भी देता हूं ना, 7.91 मिलियन का 25%, यही है। तो आप ये बताएंगे कि भाई आपने 2.4 मिलियन जो है बच्चों यहां से उठाया, इसके अंदर आपने प्लस किया इस प्रॉफिट का कितना परसेंट? 25%, और फिर आपने इसमें से माइनस किया 576,000। तो ये हिसाब किताब हो गया इंडोमेंट फंड का। क्लैरिटी है? आई थिंक क्या कोई इक्विटी बची? नहीं, इक्विटी तो 2 ही है ना, पर एक और भी है, लैंड फंड। याद आ रहा है? क्योंकि वो तो डायरेक्टली इक्विटी में लेके आए थे ना आप। ये रहा, हम यहाँ पर आए, हमने कहा भाईजान यहाँ पे हमारे पास ये रहा
डेफर्ड तो खत्म हो गया था ना, वरना तो डेफर्ड में रह जाता वो। तो हमने कहा डेफर्ड को खत्म किया तो हमने उसको लायबिलिटी की जगह क्या बना दिया, इक्विटी, और वो नॉर्मल इक्विटी से अलग है। तो हमने कहा वो ये अमाउंट आ गई। टोटल फंड्स कितने हो गए हमारे पास? सर ये तो बैलेंस शीट आउट हो गई, ये तो मैच ही नहीं हो रही। क्यों? लायबिलिटीज बाकी है ना, डेफर्ड बाकी है अभी सर। चलें जी आ जाएं। हमने कहा लायबिलिटीज, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर, अलग अलग बताते हैं हाँ। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर कौन से एक्सपेंसेस? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, याद है? चलें एक एक करके बताएं। सर अगर 5% यदि स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता तो हम इंटरनल अलग दिखाएंगे ना। इंटरनल मैंने कहा ना बेटा आप वो कहानी भूल जाओ ना 5% वाली, हमने कितनी कर ली उसको? 25%। सीधा सीधा रखो हिसाब किताब, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने के लिए अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर अपनी जेब से लगाते, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते। सही है? आप फिर किस में ले जाते? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि फिर अपने पैसे लगते हैं आपके, क्योंकि वहाँ से तो मना है। सही है? चलें अब मुझे बताएं जल्दी से आप लोग, आपको डेफर्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मिला कितना था? 5460। आपने कहा 5460 यही मिला था। इसमें से आपने कितना खर्च कर लिया और ट्रांसफर कर लिया? 1092। चलें जी, आपने कहा आपने 1092 खर्च कर लिया, यही है? तो आपने यहाँ पे गए, आपने कहा कि भाई आपको मिला ये, आपने ट्रांसफ़र इतना कर दिया तो ये अमाउंट आ गई। तो ये आपने क्यों लायबिलिटी में रखी हुई? इनकम क्यों नहीं बना देते? तो जब एक्सपेंस होगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि वो तो मैचिंग है ना, कि जिस साल एक्सपेंस होगा उसी साल उसको नेट करेगा ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए? ज़ीरो। वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, था कुछ ऐसा? अच्छा भाई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पैसे कितने मिले थे भाईजान? 6240, और इसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। रीजन? पीपी कंप्लीट होगा, डेप्रिशिएट होगा, फिर ट्रांसफर होगा। ऐसा ही है? चलें जी, वेरी गुड, ये भी हो गई बात खत्म। अच्छा, अब अगर मैं डेफर्ड पे नज़र मारूं, क्या इसके अलावा कोई और डेफर्ड बचता है? चेक कर लें। नहीं बचता ना? नहीं बचता। चलें, हमने कहा कि हम अगर इसको सम करें तो ये अमाउंट आ गई। तो अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो ये बनता है 242420। क्या ये मैच होता है? हालांकि सोल्यूशन तुम लोगों के साथ बनाया, मैंने तो सवाल बनाया था रात को। सही है? तो क्या ये मैच है? पक्की बात है, इसमें कोई सवाल? और पहले एक ऑनेस्टली बात बताओ, रिवाइज हुआ? हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ इसका, कि भाई एनपीओ में सोचने का तरीका क्या है। तो इफ़ यू वांट टू रिवाइज एनपीओ यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। सिर्फ रिवीजन के लिए, बेंचमार्क नहीं कहता मैं किसी चीज़ को, फजूल बेवकूफ़ बना तुम लोगों को। मैं तुम्हें पेज के पन्ने निकाल के तुम बोलूँ ये कर लेना ये कर लेना, तुम खुश हो जाओगे। पेपर में ऐसा आ गया तो क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी? तुम पेपर में फिर अटैम्प्ट, तुम बोलते हो बेंचमार्क सवाल से वो है जो मेरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दे बस, इसके बाद एक नया सवाल बना दूंगा फिर वो बेंचमार्क बन जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इसको प्राइमरीली एक बेंचमार्क सेट कर लेना कि इससे ऊपर नहीं आ सकता। भाई आ सकता है, कि तो मैंने अपनी सोच से बनाया ना। पर क्या यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई? अगला साल बाकी है। तो अब हम एक काम करते हैं, अगले साल के लिए, क्योंकि हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया ना, ये आपके पास है, अगला साल करके आएंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम कैश फ्लो भी करेंगे। सही है? नॉर्मल कैश फ्लो भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो पहले बताओ आज के सेशन का कुछ फ़ायदा हुआ फ्रॉम द रिविजन पर्सपेक्टिव? तो ऐसे ही हम नए नए सवाल करेंगे ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। चलें जी, इसकी और प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए पास पेपर तो आपके हो चुके हैं ना, वो तो मैंने उसमें वीडियो में भी कहा था अपनी कि पास पेपर में तो मैंने खुद आपको बेवकूफ़ बनाया, या हर टीचर ने बेवकूफ़ बनाया कि पास पेपर हो रहे हैं, पर क्या पास पेपर रिपीट होंगे? सवाल तो ये कि कभी रिपीट नहीं होंगे। तो आप ये देखें कि आपने अगर ऐसा सवाल खुद से कर लिया तो आपने कितना टाइम लगाया इसके ऊपर? कितने लोगों से कंप्लीट हो गया था? आई डोंट थिंक हो गया था पूरा, पर सही हुआ था।
ओके हाँ, तो मतलब अब ये देखना टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं आपके पास, तो उसके हिसाब से तो अभी जब आप इसका अगला साल करेंगे तो उसके लिए 20 मिनट का टाइमर होगा। और पहले स्ट्रेटजी क्या है, अगली क्लास में हम आएंगे, इसका सोल्यूशन मैं ही कराऊंगा, हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, आप लोग मुझे करवाएंगे सॉल्व और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सही है, चलो जी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास में पहले ये ख़त्म होगा और फिर कैश लो, नॉर्मल कैश फ्लो भी कराऊंगा और फिर इससे लिंक भी कर दूंगा मैं कि अगर इसका आएगा तो कैसे आएगा। सही है, चलें जी मिलते हैं। लेजर क्लब का जो पास पेपर है ना, हाँ इसके अंदर ये